हेलो फ्रेंड्स, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग क्लास 11 का जो मिड टर्म जो सेकेंड टर्म हो रहा है, जो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड हो रहा है क्लास 11 का, उस प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि 3 प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, 3 प्रश्न पत्र दिए गए हैं। और अमूमन होता क्या है कि झारखंड बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट होते हैं इन मॉडल सेटों को करके चले जाते हैं और इससे ही ज्यादातर अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं बिना अधिक समय लिए हुए वादे के मुताबिक आज शुरू करता हूं, ठीक है। और हर एक मॉडल सेट का दो वीडियो आएगा, क्योंकि एक वीडियो में सबको करना संभव नहीं है, इसीलिए मैं ये कह देता हूं कि 2 वीडियो आएगा। आज मैं सेक्शन ए सेक्शन बी को कवर करूंगा मॉडल सेट 1 का, उसके बाद सेक्शन सी दूसरे वीडियो में आएगा, ठीक है। बच्चों मैं अब शुरू करता हूं आज का ये लेक्चर। पहला जो प्रश्न था, पहला प्रश्न है कि 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल बराबर x/8 का फैक्टोरियल। इसमें बोल रहा था क्या कि x निकालिए। आप कैसे निकालेंगे जरा देखिए, बड़ा आसान सा सवाल है। आप मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। दो करके मैंने प्रश्न लिखे हुए हैं और इसी तरह करके मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। 1/6 का फैक्टोरियल आप ले लीजिए। 1/7 के फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 7 × 6 का फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने आपको बताया है फैक्टोरियल मतलब क्या, अगर 6 का फैक्टोरियल होता है तो 6 × 5 × 4 ठीक है ना, 3 × 2 × 1 ये होता है, आपको क्लास में भी कराया गया। तो 1/7 × 6 का फैक्टोरियल बराबर x में भी आप देखिए यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल यहाँ भी आ जाएगा। कैसे, तो 8 7 इसके बाद 6 का फैक्टोरियल बचेगा। अब जरा देखिए कि दोनों ही तरफ 6 का फैक्टोरियल है, तो दोनों तरफ जब 6 का फैक्टोरियल तो आप इसको क्या करिए कि कॉमन ले लीजिए 6 का फैक्टोरियल को, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे आप 1, यहाँ हो जाएगा 1 + 1/7 है ना, और इधर क्या हो जाएगा x/8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल। अब ये 6 का फैक्टोरियल कट गया ना। अब ये देखिए कि 7 और 1 8/7 बराबर क्या आ जाएगा, इधर आप देख लीजिए 8 × 7 फिर 7 कट गया। अब x का वैल्यू क्या हो गया 64, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लीजिए जरूर। तो ये बड़ा आसान सा सवाल था जो सेक्शन ए में बता रहा हूं, जिसमें कि आपको सबसे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो बताइए। x का क्या हो गया आंसर 64 आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल्दी मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग आराम से इसको लिख लेंगे, वीडियो रिवाइंड करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में आप देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। ये मैंने पहला प्रश्न करा दिया। दूसरा प्रश्न कर रहा है क्या, इफ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज an बराबर 20। देखिए an का वैल्यू दिया हुआ है क्या 4n - 3। फाइंड a17 और a24। कुछ नहीं करना है, मैंने आपको क्लास में बताया था। an दिया हुआ है 4n - 3, तो a1 क्या होगा, n की जगह पे 1 रखना होगा तो यहां भी 1 रखेंगे। a2 क्या होगा, n की जगह में 2 रखेंगे, n के जगह में 2 रखेंगे, आंसर आएगा। लेकिन निकालना क्या है, a17 निकालना है, a17 है ना, तो यहाँ n के जगह में 17 रख दीजिए। तो 4 × 17 - 3 17 चौके 68 - 3 आंसर 65, ठीक है ना। सेम वे में आप क्या करेंगे, 24 रख देंगे। तो 24 रखेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 24 रखेगा तो a24 क्या हो जाएगा 4 × 24 - 3 96 - 3 आंसर हो गया 95। ये आपके सेकेंड क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया। पहला खंड सेक्शन ए में देख रहा हूं, ठीक है, फिर सेक्शन बी भी देख पाऊंगा, आज देख लूंगा जितना हो पाए तो मैं करा दूंगा, फिर नहीं तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचेंगे वो हम आपको दूसरे वीडियो में करा देंगे, ठीक है। तो ये रहा, दिख गया an बराबर क्या 4n - 3। जो भी वैल्यू पूछेगा a2 3 4 5 17 पूछा तो मैंने इनके जगह में 17 रख दिया और आंसर ले आया। फिर 24 पूछा था तो 24 रख दिया मैंने और फिर आंसर ले आया, ठीक है। चलिए अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न जो था, तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 2 - 1 4। क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं प्रश्न लिख रहा हूं, ठीक है ना। थ्रू द पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट है 3 - 2 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और है -1 4, ठीक है। आपको बताया गया था फ्रेंड्स
बच्चों मैंने बताया था आपको क्लास में कि जब कोई भी लाइन 2 पॉइंट मान लेते हैं ए है और बी है, ये ठीक है, 2 पॉइंट ध्यान दीजिए ए और बी, ठीक। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 - 2, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 4, है ना, दिया हुआ है 3 - 2 - 1 4। अब आप जब देखिए तो ए बी का जो स्लोप होगा, मैंने कहा था अगर आप इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पहला को मैंने क्या माना x1 y1, दूसरे को मैंने क्या माना x2 y2, तो इसका जो स्लोप होता है y2 - y1 x2 - x1 कराया गया है आपको, नहीं भी कराया गया है तो आप यहाँ पे ध्यान दें, 2 पॉइंट से गुजरने वाले किसी भी लाइन का स्लोप क्या होगा y2 - y1 x2 - x1, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, y2 - y1 मतलब क्या, ये y2 है 4 माइनस क्या हो जाएगा ये -2, और फिर बताइए -1 और ये क्या हो जाएगा -3, तो आंसर क्या होगा 4 + 2 6 और नीचे हो गया -4, है ना, तो 2 3 6 और 2 2 4, तो हो गया -3/2 इसका स्लोप हो जाएगा, ठीक है, -3/2 इसका क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। गर्मी ने देख लिया है, मैंने फैन भी नहीं चला रखा है, नहीं तो बहुत परेशानी होगी, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो अगला प्रश्न मैं बता रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रश्न कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट, विच इज इक्विडिस्टेंट, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट है, तो प्रश्न मैं यहां देख के लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोगों के पास सेट होगा, आप देख लीजिएगा 7 6 है एंड 3 4 है, ठीक। अब देखिए प्रश्न को समझना भी जरूरी है, क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब आप सोचिए एक्स एक्सिस मतलब ये हो गया, मान लेते हैं एक्स एक्सिस, आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लेते हैं x0, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे सिर्फ x निकलेगा y नहीं निकलेगा। अब यहाँ से 2 पॉइंट ले लीजिए, ठीक, ये a और ये b, इसको मान लेते हैं p, कुछ भी है ना, तो a का जो वैल्यू दिया हुआ है क्या 7 6 दिया हुआ है, और b का जो वैल्यू दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 3 4, ये बोला कि ये दोनों आपस में बराबर है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे। अब क्या होगा, इसका मतलब AP और BP बराबर होगा, इसका मतलब हो गया कि AP और BP बराबर होगा, तो AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर भी आपस में बराबर होगा। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना है, और डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू आप निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, AP क्या निकल जाएगा बताइए, AP का स्क्वायर क्या निकलेगा, पहले आप बताइए x2 - x1, तो आप क्या करेंगे, या इसको इससे भी माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूं, x - 7 का स्क्वायर अब प्लस 0 - 6 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, फिर BP है ना, तो BP क्या हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा 0 - 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो x स्क्वायर -14x है ना, और प्लस क्या 49, दिक्कत नहीं है, और फिर ये हो जाएगा 36, ठीक, और x स्क्वायर प्लस 6 - 6x और प्लस 9 और प्लस क्या हो जाएगा 16, है ना। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 0 - 4 है ना, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इधर देखिए x स्क्वायर - 6x a - b का होल स्क्वायर में लगा दिया, और ये 4 का स्क्वायर है, क्योंकि -0 में किसी भी चीज को घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये x स्क्वायर हो जाएगा -6x हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा x स्क्वायर -14x प्लस 49 और प्लस 36, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर कर दिया, सारे x को आप एक तरफ ले आइए, है ना, 16 9 25 इधर हो जाएगा, 36 और 49 आप ये करेंगे, तो आप देखिए इसको आप इधर ले या इसको उधर लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा 49x हो जाएगा, है ना, 9x होगा, क्लियर, ये कितना है 9 5 14 है 6, सॉरी 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ये 14 और ये 6x को आप देख लीजिए, ये 8x हो जाएगा।
8x, तो इसको मैंने उधर से इसको मैंने उधर भेज दिया, ठीक है। अब आप उस 16 और 25 को आप इधर लेके आइए, तो 49 और 36 को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 85, 49 और 36 को जोड़ेंगे 85 माइनस, और कितना करना है 25। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8x बराबर कितना हो जाएगा 60, है ना। 8x बराबर क्या हो जाएगा 60, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 8 से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 8x बराबर 60 हो गया, तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा 60/8। तो आप इसको देख लीजिए कितना हो रहा है, तो 15 चौके 60 और 2 चौके 8, 15/2। तो x कोऑर्डिनेट आया क्या 15/2, तो यहाँ पे आप बताइए कि 15/2, 0 ये इसका आंसर हो जाएगा। x एक्सिस पे पॉइंट निकालने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो x एक्सिस पे क्या होता है y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसलिए मैंने x निकाल रखा है, और y तो 0 होना ही होना है। x का जैसे ही वैल्यू आया आपका आंसर निकल गया, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स, तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y² बराबर 12x। अब ये बताइए, मैंने कहा था कि पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो होता है y² बराबर 4ax। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है y² बराबर 4ax। अब इस x ये है प्लस में, तो आपको ये पता है कि क्या ये होगा इसका राइट वार्ड पैराबोला, है ना, x एक्सिस की तरफ इसका मूव होगा, है ना, इस तरह से x एक्सिस की तरफ मूव होगा। ये इसका फोकस a0 हो जाएगा, है ना, फोकस क्या हो जाएगा a0, और ये इसका लेटेस्ट रेक्टम होता है, ये इसका फोकस, ये इसका लेटेस्ट रेक्टम होगा, ठीक है। ये जो 4a है ये इसका लेटेस्ट रेक्टम होगा, मतलब ये LLX का लेटेस्ट, देखिए ध्यान दीजिए ये लेटेस्ट रेक्टम है, तो 4a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है ना। तो अब 4a बराबर 12 दिया हुआ है, तो a बराबर यहां से क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फोकस है ये a0, तो ये 3 0 निकल जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू क्या है 3 है, तो ये फोकस क्या निकल जाएगा a0 यानी कि 3 0, और ये जो 4 है 4 का वैल्यू कितना है 12, ये इसका लेटेस्ट रेक्टम यानी कि लेटेस्ट रेक्टम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब जो छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्टेंट का। ये ध्यान दीजिए ऑक्टेंट का, ऑक्टेंट मतलब क्या होता है कि कोई भी जो तीन एक्सिस है एक्स वाई जेड, ध्यान दीजिए एक्स वाई जेड जो एक्सिस है ये स्पेस को 8 पार्ट में बांटता है, 8 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, डिवाइड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे पता कर लीजिए कि अगर मान लीजिए एक्स वाई जेड में तो पहला जो ऑक्टेंट है, ये ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से मान लीजिए कि हम ये पॉइंट यहाँ एक्स वाई जेड ये पॉजिटिव हो जाएगा, तीनों पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तीनों पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि यहाँ से एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव होगा, पहला कोऑर्डिनेट। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि देखना है कि दूसरे ऑक्टेंट में 2 डायमेंशन में क्या होता है कि वो होता है क्वाड्रेंट, और 3 डायमेंशन में क्या होता है ऑक्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अब क्या होगा कि एक्स वाई जेड क्या हो गया मेरा पहला ऑक्टेंट में, तो तीनों प्लस में रहेगा, तो मैंने ये बना रखा है चार्ट प्लस प्लस प्लस, तीनों पहला में तीनों प्लस, दूसरा में क्या होगा पहला वाला मैंने देखिए याद रखिए जेड को क्या कर देना 4 बार प्लस कर दीजिए, 1 2 3 4, जेड को क्या करना है 4 बार माइनस कर देना। उसके बाद आपको ये पता है कि कैसे आपको देखना है, तो प्लस प्लस दोनों होगा, एक्स वाई प्लस पहला में एक्स वाला माइनस करेंगे वाई प्लस होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आपसे पूछा गया है कि कौन इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं, देखिए ध्यान दीजिए 2 पॉइंट आपका दिया हुआ है 1 2 3। अच्छा बताइए यहाँ एक्स वाई और जेड तीनों प्लस है, तो कौन सा ऑक्टेंट में आएगा पहला में आएगा, और अगर तीनों माइनस में रहेगा तो कौन सा आएगा, जो कि दूसरा दिया गया है -4 -2 -3, तीनों माइनस में, तो कौन सा सातवां में, यानी आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो पहला और सातवां ऑक्टेंट जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखना चाहेंगे तो फिर बाद में इसको आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास उपलब्ध होगा रिवाइंड का भी ऑप्शन उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास नहीं है। मैं तो यहाँ बोर्ड पे प्रश्न भी लिख रहा हूँ और आप लोगों को आंसर भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है, बोला कि ए कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली। 7वां प्रश्न ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ए कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली, ठीक है, लगातार इसको उछाला गया है, अंटिल हेड कम्स, और तब तक इसको जो है टॉस किया गया है जब तक कि हेड नहीं आता है, ठीक। तो बोला फाइंड द डिस्क्राइब सैंपल स्पेस, डिस्क्राइब सैंपल स्पेस। अब ध्यान से समझिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप जब किसी कॉइन को टॉस करते हैं, सोचने वाली बात है, अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो टॉस करते हैं तो क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कॉइन है, टॉस किए, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आया तो वेरी गुड, क्योंकि हेड ही चाहिए, तब तक टॉस कर रहा है जब तक कि हेड नहीं आ जाए। लेकिन अगर टेल आ गया, हेड आ गया तो कोई बात नहीं, टॉस नहीं करना। टेल आ गया तो फिर से क्या होगा, फिर से आप देखेंगे कॉइन उछलेंगे तो फिर दो संभावना आएगा, हेड टेल आएगा, क्लियर ना। फिर हेड आया तो रुक जाना है, नहीं तो फिर टेल आएगा तो फिर क्या होगा, ये सोमन मतलब चलते रहेगा हेड टेल, क्लियर ना। फिर इस तरह से फिर आगे चलेंगे तो ये चलते रहेगा हेड टेल में। तो सिंपल स्पेस क्या हो गया, सिंपल स्पेस होगा या तो हेड आएगा, पहला टॉस करते पहला ही बार में हेड आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हो सकता है कि पहला बार में हेड नहीं आया, दूसरे बार में हेड आया, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला बार में टेल आया, दूसरे बार में, ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे बार में हेड आया, और ऐसा भी हो सकता है कि एकदम जो है चौथे बार में हेड आए। इस तरह से चलते रहेगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये सेक्शन ए है, सेक्शन ए को मैं आप बता रहा हूं, और सेक्शन ए आप देख चुके होंगे कि सेक्शन ए बहुत आसानी से आप 7 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, इसमें से 5 ही प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से आपको बनाया गया है, और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, समझ के आप देख लेंगे, क्योंकि साल भर आपने जो पढ़ा है वही तो पूछा जा रहा है, पूछा तो पूछा नहीं जा रहा। तो आप क्या करेंगे, पहले खंड और जो है सेक्शन ए का मैंने 7 प्रश्न बना दिया। अब इसके बाद मैं सेक्शन 2 की तरफ चलता हूं। सेक्शन 2 थोड़ा सा रिलेटिवली क्या है, टफ है। चलिए मैं सेक्शन 2 की तरफ चल रहा हूं, इसे आप देख लेंगे। सेक्शन 2 में देखिए, सेक्शन 2 का जो पहला ही प्रश्न है बड़ा अच्छा प्रश्न है, जो 8वां प्रश्न आपके मॉडल सेट का, ठीक है। 8वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, मतलब 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, क्रिएट करना है, ठीक है। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, कैन बी कंस्ट्रक्टेड मतलब इसको बनाना है, ध्यान से देखिएगा, कैन बी कंस्ट्रक्टेड बनाना है यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9, यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 मतलब 0 से 9 अंक का यूज करके, 0 1 2 3 4 5 मतलब 9 तक, इसका यूज करके 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। कितना डिजिट, हमारे यहाँ तो 10 डिजिट का होता है, लेकिन ये बोल रहा है 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 57, अब देखिए बोल रहा है कि इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 57, बोल रहा है कि नंबर, जैसे आप देखिए कि कोई भी नंबर जैसे 0 है तो क्या होता है, किसी का 7488 से शुरू होता है, किसी का क्या होता है 9304 से, तो ये क्या है, आगे का जो नंबर होता है वो फिक्स होता है। उसी तरह से कह दिया है कि हर एक नंबर 57 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, एंड नो डिजिट अपीयर्स, अब किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपीयर्स मोर देन 1, ये है प्रश्न है। प्रश्न अगर यहाँ पे अक्षर नहीं समझ में आ रहा हो बच्चे, तो आप क्या करेंगे, आप अपने मॉडल सेट को साथ में रखेंगे और उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखेंगे। तो बड़ा आसान है, आप देखिए 5 डिजिट का घर बनाना है ना, ठीक है। आपको ये पता है कि ये परम्यूटेशन है ना, परम्यूटेशन। जब भी मैंने कहा है आपको ग्रुप सिलेक्शन और कमिटी का बात होगा तो कॉम्बिनेशन लगाइएगा, जब भी प्रश्न में ग्रुप का बात करें, सिलेक्शन का बात करें और कमिटी का बात करें तो क्या करेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। और जब भी अरेंजमेंट सजाने का बात करें, ठीक है, बुक सजाना हो, नंबर सजाना हो, अरेंजमेंट का बात करें तो क्या करेंगे हम लोग, परम्यूटेशन करेंगे। आप देखिए
5 डिजिट है, 2 3 4 5। पहला ये 57 यहाँ होना चाहिए, तो 5 और 7 हमने यहाँ रख दिया है ना। 5 7 ये फिक्स हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 0 to 9 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ये 10 नंबर है। 10 नंबर में से आपको क्या करना है, 2 नंबर को फिक्स कर लेना है। तो ये स्पॉट तो फिक्स हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है। अब 3 ही स्पॉट हमको भरना है। तो अब बताइए, इसमें से 2 नंबर चला गया, कौन, 5 चला गया और 7 चला गया। अब कितना नंबर बचा, टोटल 10 था, तो अब अपने पास कितना बचा है, अब और 8 नंबर बचा है। तो 8 में से कोई भी यहाँ एक नंबर आ सकता है। तो याद रखिएगा ये। अब देखिए, इसको फिल करने का तरीका कितना तरीका होगा, 8 तरीका होगा। इसको फिल करने का तरीका कितना होगा, तो रिपीट नहीं करना है तो 7 तरीका, और इसको फिल करने का कितना तरीका होगा, 6 तरीका। क्लियर है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि यानी कि अब देखिए 5 को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, सिर्फ एक ही तरीका, क्योंकि एक ही 5 है यहाँ पे। तो एक तरीका इधर, 7 को भी क्या एक तरीका, ये 2 और 8 7 56, और फिर क्या हो गया इंटू 6, तो हो जाएगा ये कितना 336। तो 336 वे है जिससे कि आप इसको बना सकते हैं नंबर को। की तरफ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, सेक्शन बी का प्रश्न नंबर 9। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। 100 से 1000 के बीच में कितने प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, ठीक है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो 100 से 1000 के बीच में कितने ऐसे नेचुरल नंबर है जिनका कि जो कि मल्टीपल ऑफ 5 हो, जो 5 से डिविजिबल हो जाए, या 5 से मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब 5 से डिवाइड भी हो जाए, ठीक है, या 5 का गुना हो। तो मल्टीपल ऑफ 5 हो, वो कितने नंबर है उनका क्या निकालना है, सम निकालना है। अब प्रश्न देख करके समझ गया हूं कि ये एपी का प्रश्न है। तो आप देखिए 100 से 1000 के बीच में क्या होगा, 105 110 115 995 है ना। ये एनएच टर्म हो जाएगा, एनवा टर्म क्या हो जाएगा 995, और पहला टर्म क्या होगा 105 से शुरू होगा, क्योंकि 105 से अगर शुरू नहीं होगा तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, ये ए मान लेंगे 105, डी मान लेंगे 5, ठीक है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ये सबका डिफरेंस कितना है 5 5 का, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। आपको पता है कि एन, आप पहले निकालिए कि कितना ऐसा संख्या है, टोटल एन का वैल्यू क्या है। तो एन का वैल्यू क्या होगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप देखिए 995 ये एन है, एनएफ टर्म, ए कितना है 105 प्लस एन कितना है निकालना है -1 है ना, इंटू डी, डी मतलब 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 995 105, और अब देखिए 105 इसको इधर से इधर ले आइए, है ना, बराबर क्या हो जाएगा n-1 इंटू 5। अब ये बताओ 995 में 105 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 890 हो जाएगा, 890, और ये 5 को आप नीचे लेके आइए, डिवाइडेड बाय इतना -1, इसको 5 से घटाएंगे 178 हो जाएगा, और n का वैल्यू क्या निकल जाएगा 178 प्लस 1 179। पहले तो n का वैल्यू निकालिए। अब जब आपने n का वैल्यू निकाल लिया तो आपके पास SN मतलब सम निकालना है ना, n तो निकालना नहीं है। n जब नहीं निकालना है, सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म n/2। तो n कितना है 179 बाय क्या 2, और फर्स्ट टर्म कितना है 105, ठीक है, और लास्ट टर्म कितना है 995 है ना। फर्स्ट टर्म हो गया 105 और लास्ट टर्म कितना हो गया 995। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप देखिए 105 और 995 को आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1100 है ना। इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 550 से कट जाएगा, और 550 को अगर आप 179 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 98450। तो ये हो जाएगा 98450, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा प्रश्न था, ये एपी से रिलेटेड प्रश्न था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन बी का, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसको वीडियो को रिमाइंड करके आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, काफी टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि लाइन थ्रू द पॉइंट्स -26, लाइन थ्रू द पॉइंट, बहुत आसान क्वेश्चन है, पॉइंट्स -26
कह रहा है कि एक ऐसा लाइन जो -2 और 6 से गुजरता हो एंड 4 -2 6 और 4 8 से गुजरने वाला लाइन परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर to the line through, ठीक है ना, to the line through the points क्या है 8 12 and x24 अब समझ में आ गया होगा। फाइंड x निकालना है, ये प्रश्न। अब जरा सोचिए, x निकालना है और क्या रहा है, दो लाइन है, एक लाइन ये है, मान लेते हैं कि ये AB लाइन है और ये CD लाइन है, और दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। इसको आप ऐसे समझिए, अगर ये AB है, AB जिसमें A का कोऑर्डिनेट दे देते हैं -2 6 और B का कोऑर्डिनेट दे देते हैं 4 8। अब इस पे CD लाइन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान दो, CD ये जो C और D है इसके परपेंडिकुलर कह रहा है, क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर। तो C का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 8 12 है ना, और D का कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है x 12, x का वैल्यू लिखा हुआ है। आपको पता है कि दो लाइन आपस में अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप जो होगा वो गुना करके -1 होगा। तो मान लेते हैं कि इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, तो नियम से क्या होगा m1 into m2 बराबर -1 है ना। और आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो बताया गया था क्वाड्रेटिक स्लोप निकालने वाला, उसी फॉर्मूला से आप स्लोप निकाल लीजिएगा। तो स्लोप निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, पहला का जो स्लोप होगा y2 y1 by x2 x1। तो आप इसमें देखिए y2 कितना है 8 और y1 कितना है 6, तो 8 में से 6 गया कितना हो जाएगा 2 बाय, ठीक है 4 -2, तो क्या हो जाएगा 4 में -2 गया मतलब 4 -2 तो नीचे 6 हो जाएगा है ना, इनटू पहला मैंने निकाल लिया, ये इतना हो गया, ठीक है। दूसरा में क्या होगा x -8 करिए, या यहां मान लेते हैं x -8 नहीं, मतलब जो हाँ x -8 कर लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये 24 सॉरी y2 -1 है ना, तो ये देखिए 24 -12, तो ये करेंगे 24 -12 y2 y1 इसके लिए y1 ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा x -8 बराबर क्या हो जाएगा -1 है ना। अब इसको कटा दीजिए 1/3 है ना, फिर 24 में से 12 गया कितना होगा, मैं यही लिख दे रहा हूँ 24 में से 12 गया तो ये हो जाएगा क्या 12, और फिर 3 चौके 12। अब x -8 को इधर लेके आइए तो -x + 8 बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर क्या हो गया, इसको इधर से लगाएंगे 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी आसान था, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप गुना करके क्या होगा -1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी बेसिस से कंसेप्ट में मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 10 था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा कि अभी मेरा इसके बाद क्लास नहीं है, तो अगले वीडियो में मैं 10 के बाद जो प्रश्न बचे हुए हैं उसे मैं सॉल्व करूंगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।